तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 3 आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। क्या समझना है? तो पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं, बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। सारे बच्चे इधर देखेंगे, इंटरेक्शन मेरे साथ करेंगे। किसी को अभी बुक देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखी हुई चीजों को समझने का ट्राई करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बुक के गो थ्रू भी आप घर पे जाना, उसको एक बार रीड करके देखना और ये कर देखना कि सर ने जो बताया है एग्जैक्टली वैसा है या उससे कुछ अलग है। जो भी चीजें ऐसी लगती है कि जो कि अलग है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अपना फीडबैक देना, अगली क्लास में उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल नॉन मेटल है क्या। तो मेटल नॉन मेटल दोनों ही क्या होते हैं? एलिमेंट्स। दोनों ही क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है? तो हर एक सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हर एक सब्सटेंस को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं? दो कैटेगरी। एक को कहेंगे प्योर, दूसरे को कहेंगे मिक्सचर। अगर कोई भी अपने सराउंडिंग में कोई भी मैटर ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, या तो प्योर है या मिक्सचर है। अब प्योर में दो कैटेगरी आ जाते हैं। प्योर में कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वाटर हमारा क्या है? प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्योर है। सोडियम क्या है? प्योर है। ऑक्सीजन क्या है? प्योर है। ठीक है, अब हमारा थोड़े से मिक्सचर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉइल हमारा क्या है? मिक्सचर है। मिल्क हमारा क्या है? मिक्सचर है। इस तरीके से मिक्सचर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मिक्सचर में बेसिकली मोर देन वन प्योर सब्सटेंस होते हैं। दूध के अंदर में प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, ठीक है ना, फैट भी है। तो प्रोटीन क्या है? अपने आप में एक सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? अपने आप में एक सब्सटेंस है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्योर के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस में मैंने यहाँ पे दो ऐसे सब्सटेंस लिखे हैं जो कि कंपाउंड, जो किसके कैटेगरी से आते हैं? कंपाउंड्स कैटेगरी से हैं। और ये दोनों ही जो हमने सब्सटेंस लिए हैं ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट्स मैटर के या सब्सटेंस के सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कॉपर को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि ये सिंपली आप फाइट फॉर्म में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हाँ, वाटर को आप चाहे तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बट हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट क्या है? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो एलिमेंट मैटर का कैसा फॉर्म है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, सो मेटल नॉन मेटल दोनों ही एलिमेंट्स हैं और ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, अब एलिमेंट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं मेटल, ठीक है, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल और तीसरे को कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। समझ में आई बातें? सो कोई पूछे कि मेटल नॉन मेटल क्या है तो कहेंगे दीज टू आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हमने मेटल की कैटेगरी में रखा और कुछ को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा, और रखा भी तो क्यों रखा? कैटेगराइजेशन का कुछ ना कुछ तो वे होता है। हमने जैसे पूरे क्लास को बांट रखा है, 9th क्लास 10th क्लास, तो कैटेगराइजेशन का कुछ तो वे है ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स को अगर मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो बेसिस होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने रैंडमली पिक किए होंगे। कुछ ना कुछ एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होगा, एक जैसी प्रॉपर्टी देखी होगी और इस कारण से उनको हमने एक कैटेगरी में रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशंस है। तो उसमें जितने पॉइंट्स को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रेज किया है उसी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर भी लिख रखा है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा है। एक को बोला है मेटल, दूसरे को क्या बोला है? नॉन मेटल। ठीक है, मेटल के कैटेगरी में आप आयरन को ले सकते हैं, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं, कॉपर को ले सकते हैं।
नॉन मेटल के कैटेगरी में आप हाइड्रोजन को ले सकते हो, नाइट्रोजन को ले सकते हो, सल्फर को ले सकते हो, ऑक्सीजन को ले सकते हो, ये सारे हमारे मेटल नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल के बारे में हम लोग समझते हैं, तो इसके सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, और यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी है कि किस तरीके से हमारा मेटल नॉन मेटल से क्या है, अलग है। तो हमने सबसे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट साइड है उसमें हमने प्रॉपर्टी रखा है, इधर हमने मेटल लिखा है और यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन, ठीक है। तो हर एक मेटल क्या है, साइनी सरफेस का होता है, ठीक है। हर एक मेटल का सरफेस कैसा है, साइनी होता है जनरली, एंड नॉन मेटल डू नॉट हैव साइनी सरफेस, और नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो साइनी सरफेस उसका नहीं होता है, या कह सकते हैं कि नॉन मेटल आपका साइनी नहीं होता है। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या होता है, साइनी होता है, वो है आयोडीन। और यही एक्सेप्शंस आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये नहीं पूछेगा कि मेटल साइनी है या नॉन मेटल साइनी है, आपसे ये पूछेगा कि कौन सा वो नॉन मेटल है जिसका नेचर क्या होता है, साइनी, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, बट आयोडीन इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज लस्चरस, ठीक है ना। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे कॉपर क्या है, हार्ड है। आयरन क्या है, हार्ड है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट इसको भी हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। बट कुछ मेटल इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, साबुन की टिकिया के जैसे होते हैं, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी मेटल है तो उसको चाकू से तो नहीं ही काट सकते हैं। जिस चाकू से आप सब्जियां काटते हैं, किसी मेटल के बारे में सोच सकते हैं? तो हाँ, ऐसे भी मेटल है, उन मेटल को हम लोग सॉफ्ट मेटल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें आ जाता है हमारा सोडियम, आ जाता है लिथियम, आ जाता है पोटेशियम, आ जाता है, ये सारे सॉफ्ट मेटल है, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। समझ में आई बात है। दूसरा क्या है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो है डायमंड। डायमंड क्या है, हमारा कार्बन है। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। और डायमंड क्या है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सेप्ट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में पाए जाने वाले जितने सब्सटेंस हैं उसमें ये सबसे क्या है, हार्डर है। तो ये एक्सेप्शंस पूछा जाएगा, कौन सा एक नॉन मेटल है जो हार्डर है, तो आप बताएंगे अजय प्लीज, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, डायमंड, ठीक है। कौन सा एक मेटल है जो कि सॉफ्ट नेचर का है, तो बोलेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब सॉफ्ट नेचर के, इतने सॉफ्ट है कि इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। समझ में आई यहाँ तक बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट। जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई अगर सॉलिड में है तो उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, बट हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है। आयरन भी लिक्विड फॉर्म में जा सकता है कि नहीं। फर्नेस में उसको रखो, भट्टी में रखो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म करो उसको, तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। बट रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट एक ऐसा मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जानते होंगे, मरकरी, ठीक है। समझ में आई बात है। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल के बारे में समझते हैं। तो जनरली नॉन मेटल जो होते हैं या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, दो स्टेट है उनका, या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। बट एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अपने लिक्विड स्टेट में होता है। वो नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, तो ये बताया सबसे पहले कि जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर है या हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि अपने लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब इसी तरीके से नॉन मेटल के बारे में बताया, क्या बताया नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल के बारे में बताया या तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। बट एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो है ब्रोमीन। समझ में आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को पीटो, आप पीटने पे वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है ना। सो जनरली
मेटल आर मेलेबल इन नेचर, आप मेटल को पीट करके क्या बना सकते हो, पतली सी सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड की फॉइल आती है, एल्युमिनियम की फॉइल आती है, ठीक है, आयरन की भी सीट होती है, सिल्वर की भी सीट आती है। तो जनरली मेटल्स आर मेलेबल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, उनको आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आ रही है? अब अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी in which you can convert the material into wire. That property is known as ductility. Generally metal are ductile in nature. Generally metal क्या होते हैं, ductile nature के होते हैं। मेटल को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड का शायद 10 ग्राम या 1 ग्राम लेके आप लंबी सी वायर, बहुत लंबी वायर आप बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं, उनको वायर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल एक तो गैसियस स्टेट में है, आराम से पढ़ लो 9th वाले बच्चे, ठीक है, या तो गैसियस स्टेट में है या हमारे सॉलिड स्टेट में है, तो वो डक्टाइल नेचर के नहीं है, उनको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार्बन को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, मेटल से होके पास हो सकती है, हीट भी मेटल से होके पास हो सकता है, इसीलिए बोला गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है लेड, मरकरी, पुअर आर द लेड, मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। सिल्वर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नॉन मेटल क्या है, जनरली नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट ग्रेफाइट इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर पेंसिल जो आता है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है, उस पेंसिल को आप इलेक्ट्रिसिटी वाले नॉब में लगाएंगे ना, आपको करंट लग जाएगी, ठीक है। अगर उसके ग्रेफाइट वाले लीड को आप टच करोगे आपको करंट लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हमारा कार्बन है, कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। डेंसिटी, जनरली मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब है सोनरस। सोनरस का मतलब होता है अगर किसी भी चीज को पीटो और उसमें रिंगिंग साउंड जनरेट हो, तो इसमें इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरिसिटी या सोनरस। सो जनरली मेटल्स आर सोनरस। मेटल को आप हैमरिंग करोगे तो मेटल में क्या होगा, रिंगिंग साउंड जनरेट होगा, बट नॉन मेटल को आप हैमर करोगे तो रिंगिंग साउंड जनरेट होगा। रिंगिंग साउंड का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हाँ रिंग जैसा थोड़ा सा लंबा देर तक साउंड जनरेट होता है, इसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, रिंगिंग साउंड कहते हैं। सो मेटल को जब भी आप पीटोगे तो रिंगिंग साउंड जनरेट होगा, नहीं लंबा साउंड, ठीक है। एको नहीं, समझ लो, एको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी भी नॉन मेटल को आप पीटो और मेटल को पीटो तो उसमें डिफरेंस है, इसीलिए तो जो आपका स्कूल बेल होता है वो किसका बना होता है, मेटालिक होता है, ठीक है ना, नॉन मेटल का नहीं बना होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ऑक्साइड्स, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसा कि एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ा था हमने, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन, नहीं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर द बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, बट इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए, इस कारण से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रख के एलिमेंट को लोग मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में रखें तो आप कैटेगराइजेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, वहां से क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन पूछेगा, ठीक है। बट यहाँ से चीजें आपको पूछना स्टार्ट करेगा। जो भी बुलेट्स में पॉइंट लिखे गए हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी न कभी
बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए बुलेट पॉइंट्स में इनको यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको ध्यान ध्यान से चीजें समझने का ट्राई करना है। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, किस तरीके से मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन तो चारों तरफ है हमारे, तो हमें लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई मेटल का पीस अगर रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में तो वो किस तरीके का बिहेवियर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। सो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि हर एक मेटल का रिएक्टिविटी एक जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास में एक जैसा लेक्चर एग्जैक्टली मैं सबको डिलीवर कर रहा हूँ, बट सीखने का रेट सबका क्या होगा, अलग अलग हो। कोई इसी लेक्चर के बदौलत बहुत अच्छा भी कर लेगा, कोई इसी लेक्चर के बदौलत फेल भी कर जाएगा। वो तो आप पर भी डिपेंड करता है ना कि चीजें आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से रिवाइज करते हो, कितना फोकस है, कितना कंसंट्रेशन है। सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे पढ़ाने से क्या रिजल्ट अच्छा हो सकता है, नहीं अच्छा हो सकता है। ठीक है ना, इसमें आपका भी लगन मायने रखता है कि आप पढ़ना अच्छे से चाहते हैं या नहीं चाहते। इसी तरीके से मेटल की भी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई विगोरस रिएक्शंस कर रहा है, कोई बहुत फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है, कोई किसी की रिएक्टिविटी मिडिल लेवल की है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम के बारे में कहा गया है कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली, ये क्या करते हैं, विगोरस रिएक्शंस करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। और इस कारण से अगर इनको खुले में रखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम के पीस में क्या होगा, आग लग जाएगा। एक सोडियम का पीस मैं यहाँ पे प्लेस करूं, फटाक से आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग किस में रखते हैं, हम लोग किरोसिन बोतल में रखते हैं। किरोसिन बोतल के ऊपर में किरोसिन में उसको डिप करके रखते हैं, तो ऑक्सीजन के टच में तो आएगा नहीं, क्योंकि किरोसिन उसको कवर कर रखा है। ऑक्सीजन लाइटर है तो ऊपर रहेगा, और किरोसिन हैवियर है तो नीचे रहेगा। उससे हैवी कौन है, तो हमारा मेटल है, तो उसके अंदर रहेगा। ऐसा ही है ना, बेसिक फिलॉसफी तो ये है कि जो चीजें हल्की है वो ऊपर रहेगी, जो चीजें भारी है वो सबसे नीचे रहेगी। तो सोडियम पोटेशियम क्या है, भारी है, मेटल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हैवियर होगा, नीचे चला जाएगा। जैसे ही आप किरोसिन में डालेंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, किरोसिन है, और उसके ऊपर हमारा एयर है, तो एयर तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम आपका रिएक्शन नहीं करेगा। बट उसको किरोसिन से निकाल के अगर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो क्या करेगा, इट विल कैच फायर, उसमें फटाफट क्या होगा, आग लग जाएगा। सो विगोरस रिएक्शन करता है सोडियम एंड पोटेशियम, दो मेटल, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, कुछ स्लोली रिएक्शंस करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। इनका क्या होता है, इन पे थिन लेयर आ जाता है, पतली सी एक लेयर आ जाएगी मेटालिक ऑक्साइड की, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फर्दर रिएक्शंस नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैग्नीशियम के रिबन के केस में हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न करने का ट्राई किया था तो क्या हुआ था, डायरेक्टली अगर हम लोग बर्न करना चाह रहे थे, बर्न हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। हमने क्या किया था, फिर रिबन को सैंड पेपर से साफ किया था, तो ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर थी वो सैंड पेपर से रगड़ने के कारण हट गया। फिर उसको गर्म हमने किया तो मैग्नीशियम क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। बर्निंग क्या है, बर्निंग आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को ही बर्निंग कहते हैं। उसमें बर्निंग हुआ, बर्निंग कैसा हुआ, तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ आपका ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ। समझ में आ रही है बात। सो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर में एक स्टेबल मेटल ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में भी देखते हैं, जिंक में भी देखते हैं, लेड में भी देखते हैं, उतना फास्ट रिएक्शंस नहीं करता जितना फास्ट हमारा सोडियम और पोटेशियम करता है। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखे होंगे किचन में आपने। अब अगर एल्यूमिनियम हमारा रिएक्टिव मेटल है तो उसको तो यूज नहीं करना चाहिए था, बट क्या होता है, एल्यूमिनियम को जब आप यूज करते हैं, जब आप खरीद के लाते हैं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि स्टेबल कंपाउंड है, जो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये इतना वेगोरस रिएक्शन नहीं करता है, बट ये भी रिएक्टिव मेटल नहीं है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन द हीटिंग, आयरन हीटिंग के साथ बर्न नहीं होता है। ये सारे हीटिंग के साथ क्या होंगे, बर्न होने लगे, बट आयरन हीटिंग के साथ बर्न नहीं होगा। बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली, लेकिन आयरन का फिलिंग क्या होगा, आयरन का डस्ट क्या होगा, विगोरसली बर्न होगा। आप यहाँ पे लैंप रखो या बर्नर रखो और इस पे
आयरन की फिलिंग को क्या करो, छिड़को, देखोगे वो बर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर को कितना भी गर्म करो बर्न नहीं होगा। ठीक है ना। इस पे क्या होगा, कॉपर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, क्यों, तो कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है। और आपका गोल्ड और सिल्वर तो क्या करता है, रिएक्शन ही नहीं करता है, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये रिएक्टिव बहुत ही लिस्ट रिएक्टिविटी होने के कारण ये आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हमारा सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आई बातें या नहीं आई, यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे बच्चों को ध्यान से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में समझ लेना है। जनरली मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और इस कारण से सिर्फ और सिर्फ वो एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों, सॉरी इधर ध्यान दे दो। ठीक है ना, कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और उनके बेसिक नेचर होने के कारण वो सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, गुंजा समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सो इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स हैं, सारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है, कौन सा पहला एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चौथा है हमारा स्टेनलेस ऑक्साइड। ये सारे के सारे कैसे हैं, एसिड के भी साथ रिएक्शंस करेंगे और बेस के भी साथ रिएक्शन करेंगे। एक हम लोग एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्शंस करेगा ही, क्योंकि जनरली मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया और यहाँ पे वाटर बन गया। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के भी साथ रिएक्शंस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। यहाँ पे ये बेसिक है बट यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाया, माइल्ड बेस के साथ नहीं करवाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ करवाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, वहां पे खोजोगे बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, वहां पे मिलेगा आपको, सारी चीजें मिलेगी, वहां पे मत खोजो। ठीक है, अगर तुम ज्यादा उसमें खोजोगे तो फिर इसको बंद करके हम लोग चले जाएंगे एनसीईआरटी में, फिर वहां पे लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से अभी सुने, आधी बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी, फिर जाके उसको रीड करो। और कभी बोलोगे कि एनसीईआरटी सर एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर दो, तो वो भी कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप फीडबैक करोगे अपनी पढ़ाई के लिए, जो फीडबैक दोगे उस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को अपने स्टाइल में नहीं पढ़ाना है, मेरे को उस स्टाइल में पढ़ाना है जो आपको सबसे ज्यादा सूट करे। बट ये मेरे को कैसे पता चलेगा, आपके फीडबैक से पता चलेगा ना। आपके घर में कारीगर आता है, आप बताते हो कि कैसे आपका कबर्ड बनाना है, ये कैसा घर बनाना है, मैं उस कारीगर के जैसा। बट अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे आता है वैसे बना के चला जाऊंगा, जैसे सबका बनाता हूँ वैसा ही बना दूंगा। अगर आप बोलो कि मेरे घर में आके कबर्ड बना दो, ठीक है, अब कबर्ड बनाने के लिए मैं पहुंचा, कोई कारीगर पहुंचा और आपसे पूछा कैसा चाहिए, आपने ना तो उसका साइज बताया, ना ही उसने सनमाइका का कुछ बारे में बताया, ना ही मटेरियल के बारे में बताया, तो जो मेरे को मन में आएगा वही तो करूंगा। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही आता है, स्टूडेंट कभी फीडबैक ही नहीं देता है कि सर ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं, एक्टिविटी का डिस्कशन कर दो सर, प्रेजेंटेशन को ठीक से समझा दो सर, फिर से रिवाइज कर दो सर, ये टॉपिक नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ, जनरली मेटालिक ऑक्साइड, जनरली, ठीक है ना, जनरली मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है। ठीक है ना, बेसिक तो है ही, बट अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आ जाए तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के मेटालिक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं।
ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड है, स्टेनस ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। याद रखना है, याद रखने वाली चीजें हैं, सुनो बार बार सुनो, ये याद हो जाएगा। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। अब वाटर के साथ कैसा रिएक्शंस करेगा, क्योंकि वाटर भी हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो वाटर के साथ कह रहा है कि वाटर के भी रिस्पेक्ट में अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। जनरली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखते हैं कि किस किस तरीके का रिएक्शंस करता है। तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस मैंने बांट दिए हैं। तो कहा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन जो मेटल होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठंडे पानी के भी साथ क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, यानी कि हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बारे में क्या लिखा है, हॉट वाटर के साथ, ठंडा पानी के साथ नहीं करेगा, गर्म पानी के साथ करेगा। अब इसका मतलब नहीं है कि ये हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा, ये मीन मत कर लेना, ये हॉट वाटर के साथ बहुत विगोरस रिएक्शन करेगा, ठीक है। जिसको सुविधा नहीं हो और उसमें वो 90% ले आए और उस बच्चे को सुविधा देते हैं तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा, सीधी सी बात है। सबकी जर्नी डिपेंड करती है ना, कि कोई गरीब का बच्चा आईएएस बना और एक अमीर का आईएएस बना, तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, कि उसने संघर्ष उसका बहुत बड़ा है, उसने क्या क्या नई परेशानी झेला होगा, तो उसको तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये मत मानना कि ये हॉट वाटर के साथ नहीं करेगा। हॉट वाटर के साथ तो ये बहुत विगोरस करेगा, इसको हॉट वाटर की जरूरत ही नहीं है, ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन कर लेगा। बट मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, ठीक है ना। वो अमीर बच्चा अगर गरीब वाली कंडीशन में होता तो वो शायद नहीं बन पाता, मगर एक गरीब का बच्चा अगर कुछ कर लिया है तो हर एक सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ कर लेगा। बट आपको सारा सिचुएशन मैंने फेवरेबल दिए और तब आपने कुछ बड़ा करे हो, तो इसका मतलब है कि फेवरेबल सिचुएशन अगर नहीं होता तो हो सकता था कि तुम फेल कर जाते या फेलियर हो जाता। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमारा कोल्ड वाटर के भी साथ रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। बट मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ये ऐसे मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्टीम के साथ ही रिएक्शंस करेंगे। ये हॉट वाटर के भी पानी को गर्म करोगे तो पहले गर्म होगा, कोल्ड से हॉट होगा, और गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा, स्टीम स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया। हाँ, तो स्टीम के साथ कौन कौन सा रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम करता है, आयरन करता है, जिंक करता है, ठीक है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, जिसमें लेड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कॉपर का आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जब जाएंगे, इंडस्ट्रियल विजिट पे कभी जाओगे तो देखोगे कि इंडस्ट्री में वाटर का बहुत यूज है, ठीक है। सो वहां पे बॉयलर होता है जिसमें पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो वो बॉयलर जनरली कॉपर का बना होता है। क्यों, कि कॉपर किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठंडा पानी के भी साथ नहीं करेगा, गर्म पानी के भी साथ नहीं करेगा, और जब पानी गर्म होगा तो स्टीम में तो कन्वर्ट होगा ही, तो स्टीम के भी साथ नहीं होता है। आप कितने गीजर आते हैं जो कहता है कि अंदर का जो हमने उसमें टैंक लगा रखा है वो कॉपर का है, यानी कि वो ये इंश्योर कर रहा है कि वो खराब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हमारा किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और उसकी लश्चरस प्रॉपर्टी भी क्या है, अच्छी लश्चरस कह रहा हूँ, उसकी मेलेबल भी है, तो उसको पीट के आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, सीट बना के। समझ में आ रही है बात। सो अल्कली ऐसे मेटल के ऑक्साइड को कहते हैं, या ऐसे बेस को कहते हैं जो वाटर में सॉलेबल, ठीक है ना, उसको अल्कलीज कहते हैं, ठीक है ना। अभी देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, हाउएवर द अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का मतलब है जो मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए, और मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर में क्या हो, सॉलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है हाउएवर अल्कली मेटल रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, जैसे अल्कली मेटल में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये वाटर के साथ क्या करते हैं, विगोरस रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। समझ में आई बातें। अब क्या है
कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब आप पानी के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो ये देखोगे कि फ्लोट करता रहेगा, जबकि ये मेटल है तो इसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, ये हैवियर मेटल है, इसको पानी के अंदर चला जाना चाहिए, तो ये पानी के अंदर क्यों नहीं जाता है, तो लिखा हुआ है द फ्लोट एज द बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस, क्योंकि रिएक्शन के ड्यूरेशन में हाइड्रोजन गैस तो बन ही रहा है, ये इसके सरफेस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, तो गैस का बबल ऊपर जाना पड़ चाहेगा, तो ये इसको पुश करके क्या करेगा, ऊपर रखेगा। समझ में आई ये बात? तो इस कारण से आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है पानी में डालोगे तो ये फ्लोट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल किस तरीके से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सो मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन द रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अब पहले भी हमने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा था कि एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है, तो एसिड्स जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। सारे के सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वो मेटल कौन कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जनरली क्या होता है, HCl का रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ करवाओ तो क्या होगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 लगा दिया। अब क्या है कि इसी HCl का डाइल लिख दो यहाँ पे, डाइल्यूट HCl का रिएक्शन आप कॉपर के साथ करवाएंगे, नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। समझ में आई बात? अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाने से फिर दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अब एक मेटल क्या है, रिएक्टिव मेटल है, और दूसरा जो मेटल है जिसका आपका सॉल्यूशन लिया है वो इस मेटल से अगर लेस रिएक्टिव है तो मेटल ए मेटल बी को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और इसी रिएक्शन के बेसिस पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि कॉपर सल्फेट आप लो और कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डिप करो, तो आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और इस कारण से यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट, सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। बट अगर आप कॉपर बनेगा आयरन सल्फेट पे अगर कॉपर डिप करो तो क्या रिएक्शन होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से हमने क्या बनाया है, रिएक्टिविटी सीरीज बनाया है, और उसी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने सबसे ऊपर में किसको रखा है, तो सबसे ऊपर में पोटेशियम को रखा है, यानी कि पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है। अब देखो कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तभी तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, जिसमें कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, ये सारे के सारे ऐसे मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी की ऐसी सीरीज बनाई है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे बनाई है। इतनी बातें सारी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब जरा हम लोग फटाफट रिकैप करें सारी चीजों को, तो चलते हैं पीछे। सबसे पहले हम लोगों ने जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझा। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताया कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही एलिमेंट्स हैं, दोनों ही मैटर के क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ये बात बताई। अब मेटल और नॉन मेटल को हम लोगों ने क्या किया है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए, जैसे मेटल में हमने आयरन एग्जाम्पल ले लिया, कॉपर ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। इसी तरीके से नॉन मेटल में हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके के एग्जाम्पल, क्लोरीन, ब्रोमीन, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशंस करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले हमने लस्टरस
प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस की, तो हमने बताया कि मेटल जो होते हैं शाइनी नेचर के होते हैं, या मेटल का सरफेस शाइनी होता है, वही नॉन मेटल का सरफेस क्या है, शाइनी नहीं होता है। बट आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या है, शाइनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी, हार्डनेस। जनरली मेटल आर हार्ड इन नेचर, ठीक है ना, बट कुछ मेटल ऐसे भी है जो सॉफ्ट है, और सॉफ्ट मेटल में हमने सोडियम पोटेशियम के एग्जाम्पल को लिया। जनरली हमारे क्या होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा, स्टेट के बारे में पढ़ा। तो जनरली मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। और हमारा ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारे लिक्विड स्टेट में होता है। इसके बाद क्या पढ़ा, मैलेबिलिटी। तो जनरली मेटल्स आर malleable in nature and non metals are not malleable, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा, डक्टिलिटी। तो जनरली मेटल आर डक्टाइल इन नेचर बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। फिर क्या पढ़ा, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, बट सम मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच आर लेड, मरकरी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद क्या पढ़ा, डेंसिटी। जनरली मेटल हैव द हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, बट इसमें भी एक्सेप्शन है मेटल में कि सोडियम एंड पोटेशियम हैज लो डेंसिटी, हैव लो डेंसिटी, ठीक है। सोनरस। तो जनरली मेटल आर सोनरस इन नेचर एंड नॉन मेटल आर नॉट सोनरस। उसके बाद क्या पढ़ा, ऑक्साइड्स। जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसके बाद क्या पढ़ा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करनी स्टार्ट करी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो हमने ये देखा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, बट हर एक मेटल का रिएक्टिविटी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। इसमें हमने पाया कि सोडियम और पोटेशियम विगोरस रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर आप ऑक्सीजन के टच में इसको रखेंगे तो इसमें आग लग जाती है। इस कारण से हम लोग सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हाईली रिएक्टिव नहीं है, या कह सकते हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में उनका रिएक्शन उतना विगोरस नहीं होता है जिस तरीके का सोडियम और पोटेशियम, जिसमें हमने बताया मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया, लेड आ गया, इनके ऊपर में मेटालिक ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, जिसमें सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। आयरन के बारे में बताया कि आयरन जो है, आयरन को गर्म करोगे तो इसमें आग नहीं लगेगा, बट आयरन फिलिंग को जब आप छिड़कोगे आग के ऊपर में तो इसमें आग लगता है। कॉपर को गर्म करने पे कॉपर क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है कॉपर ऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हम लोग ने पढ़ी। इसके बाद क्या पढ़ा, तो इसके बाद हमने पढ़ा एम्फोटरिक ऑक्साइड्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो दे रिएक्ट विद द एसिड, but some metals metallic oxides react with the acid as well as base. That's why these kind of metallic oxides are known as amphoteric oxide. For example, zinc oxide, aluminum oxide, stannous oxide and lead oxides are the amphoteric in nature. यानी कि ये एसिड के भी साथ रिएक्शंस कर सकता है और बेस के भी साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी है। तो मेटल जब वाटर के टच में आएगा या कांटेक्ट में आएगा तो मेटल पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फर्दर मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शंस करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉलेबल होते हैं और इस तरीके के मेटल को हम लोग अल्कली भी कहते हैं, या इस तरीके के मेटालिक हाइड्रोक्साइड को हम लोग अल्कलीज कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ मेटल क्या है वाटर के साथ विगोरस रिएक्शंस करते हैं, जिसमें आ जाता है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर के साथ करता है। और कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम, आयरन और जिंक आ जाता है। कुछ मेटल ऐसे भी हैं
जो वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, जिसमें लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर आ जाता है। ठीक है, आप जब मैग्नीशियम और कैल्शियम को वाटर में डालोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शंस करेंगे और रिएक्शंस के ड्यूरेशन में हाइड्रोजन गैस के बबल उसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं। इस कारण से ये दोनों मेटल फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। सो रिएक्शन जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बट सारे के सारे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। कैसे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे? जो लेस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे, या कह सकते हैं जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, जिसके कैटेगरी में कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, मरकरी आ जाता है। ये ऐसे मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ तभी रिएक्शन कर सकता है जब पहला मेटल दूसरे मेटल के मेटल सॉल्ट से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो पहला मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है और इसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बिहाफ पे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है और उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने अलग अलग मेटल को अरेंज किया है उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे, जिसके टॉप में सबसे टॉप में क्या है? पोटेशियम है और सबसे बॉटम में क्या है? प्लेटिनम है। ठीक है, याद रखेगा। तो यहां तक हम लोगों ने चीजें पढ़ी है। अब देखो रिवीजन करना क्या इतना टाइम लगता है क्या? मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई 45 मिनट, उतने फैक्ट और इंफॉर्मेशन को जब यहाँ पे 5 मिनट बचा हुआ था ना 9 बजने में, तो स्टार्ट किया और सारा का सारा उस पूरा कवर कर लिया। किया कि नहीं किया? तो इतना आसान होता है रिवाइज करना। आप लोग भी चाहो तो अपने घर पे सेम डे रिवाइज किया करो, एक दिन छोड़ के नहीं। इतना समय सबके पास होता है, 5 से 10 मिनट किसके पास नहीं है यार? ठीक है ना? आप चाहो तो दोस्त से बात करते हुए जा सकते हो कि मैग्नीशियम बता किस फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड के साथ करता है कि हॉट के साथ करता है कि स्टीम के साथ करता है। इससे क्या हो जाएगा? आपको भी याद हो जाएगा। उसके तो बात करने से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, मगर बात कैसे करते हो तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक है ना? तो टाइम को यूटिलाइज करना है तो टाइम बहुत होता है। खेलने के लिए भी टाइम है, पढ़ने के लिए भी टाइम है और हर एक चीज के लिए टाइम ही टाइम है। बट अगर ढंग से नहीं करो टाइम का मैनेजमेंट तो किसी भी चीज के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलना है। तो आज के आज जाना और जाके एनसीईआरटी बुक को फटाफट रीड कर जाना, जहां तक मैंने पढ़ा है। जो भी डाउट होगा अगले सेशन में पूछ लें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।